एक ऊंची और सच में गर्म क्यारी, जो एक खास, लगभग हमेशा टिकने वाली सामग्री से बनी है, जिसे आप आसानी से और कम खर्च में बना सकते हैं। ये तरीका बनाना खरीदने से भी तेज और आसान है। ये क्यारी समय की कसौटी पर खरी उतरी। इस सामग्री की क्यारियों पर आसानी से कोई भी फिनिशिंग कर सकते हैं, जिससे वे अनोखे दिखते हैं। ये अनोखी क्यारियां साधारण और उपयोगी भी दिख सकती हैं और वाकई शानदार भी। ये शुरुआती, अनुभवी और अपने बगीचे को लग्जरी जोन बनाने वाले माली भाइयों के लिए भी उपयुक्त हैं। ये क्यारियां सभी वर्गों के लिए हैं और जोखिम वाले इलाकों में भी अधिक मात्रा में पौष्टिक, उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियां उगाने में मदद करती हैं। ये वीडियो मैंने 1 साल में शूट किया है। इसमें कीमती जानकारी है, जिसे मैं क्रम से बताऊंगा। चाय के 100 ग्राम डालिए और शुरू करते हैं। सभी को नमस्ते। हमारी पहली क्यारियों के किनारे, जो रंगी हुई सजावटी एंटीसेप्टिक मिश्रण से तैयार की गई रंदा लगी हुई तख्तियों से बने थे, कुछ ही सालों में इस हालत में आ गए हैं। लकड़ियां जमीन में गड़े हुए धातु के खूंटों पर लगाई गई थीं। नई क्यारी मैं पुरानी वाली की जगह पर ही बनाऊंगा। गांव आने के बाद हमारी क्यारियां लगातार विकसित हो रही हैं। पुरानी क्यारियां नई और बेहतर क्यारियों से बदल रही हैं। मैं मिट्टी निकालना शुरू करता हूं। हमेशा की तरह मैंने सब कुछ निशान लगाने से शुरू किया। नई क्यारी लगभग 5.5 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी होगी। मेरे अनुभव में यह आकार सबसे उपयुक्त है। मैं मिट्टी निकालना जारी रखता हूं। मैं आगे एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइरीन फोम इस्तेमाल करूंगा, जिसकी मानक शीट्स लगभग 60 गुणा 120 सेंटीमीटर होती हैं। मैं पिछले सीजन के बचे सिलेंडर के तले में बची खुची सामग्री खत्म कर रहा हूं। फोम के लिए इस्तेमाल होने वाली गन में थोड़ी दिक्कत आ गई है, तो कृपया प्रक्रिया के खराब दिखने के लिए बुरा न माने। मैं 3 सेंटीमीटर मोटी शीट्स को पट्टी में जोड़ रहा हूं और उनकी एल किनारी पॉलीयूरीथेन गोंद फोम से अच्छी तरह चिपका रहा हूं। जोड़ते समय मैं वजन डालता हूं। गर्मी में गोंद फोम 20 मिनट में सेट हो जाता है। पॉलीस्टाइरीन फोम को बदली जा सकने वाली ब्लेड वाले कटर से आसानी से काटा जा सकता है। शीट के अनुसार क्यारी की लंबाई 4.5 एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइरीन फोम शीट के बराबर होगी। अक्सर पेसनी याशी कोसियाका चैनल के दर्शक कहते हैं कि वीडियो को इतनी छोटी क्लिप्स में न एडिट करें। लगातार तेज होता जा रहा दुनिया और भी ज्यादा रफ्तार की मांग करता है। ये क्लिप संस्कृति है, जिससे क्लिप जैसी सोच और मल्टीटास्किंग आई है। मैं झाग की अतिरिक्त परत काटता हूं और प्लास्टरिंग में शार्प प्रतिरोधी ग्लास फाइबर जाल लगाता हूं। लेबल पर इसके पैरामीटर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगा। ये बागवानी का विषय है और ऐसा विषय आराम से ही होता है। मैं एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइरीन फोम के टुकड़ों के नाप के हिसाब से जाली को पट्टियों में काटता हूं। निर्माण से जुड़े विषयों में रुचि रखने वाले पेसनी याशी कोसियाका चैनल के दर्शकों ने यह प्रक्रिया निश्चित रूप से कई बार देखी होगी, लेकिन बागवानी करने वाले दर्शक जो चैनल पर कम नहीं हैं, शायद कुछ चीजें मिस कर गए हों। मैं आसान तरीकों को फिर से साफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं खरीदे हुए मिश्रण को इंसुलेशन बोर्डों को चिपकाने और उन पर प्लास्टर करने के लिए तैयार करता हूं और स्टेनलेस स्टील की प्लास्टरिंग ट्रॉवल से उसे ज्यादातर हिस्से पर एक समान परत में लगाता हूं। मैं ट्रॉवल के दांतेदार हिस्से से अतिरिक्त गोंद हटा देता हूं और फिर ग्लास फाइबर जाली को दबा देता हूं। ऊपर से जाली पर ट्रॉवल के सपाट हिस्से से चला देता हूं। अगर गोंद की परत सही है तो जाली आसानी से दबाई और समतल की जा सकती है। चौड़े स्पैचुला से आखिर में पूरी तरह समतल कर देता हूं। यह मेरे प्रोजेक्ट $1000 का घर की दीवार हो या ऊंची गर्म क्यारी का किनारा, प्रक्रिया एक जैसी है और लागत बहुत कम है। क्षैतिज स्थिति में मिश्रण नहीं गिरता और यह काम कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है, चाहे उसने अपनी आधी जिंदगी वैज्ञानिक कार्यों में बिताई हो या कोई पक्का शराबी जिसकी हाथों की कंपकपी लगाने में और मदद कर सकती है। प्रोजेक्ट डोमजा $30,000 में एक प्रयोग के तहत थर्मल इंसुलेशन मिश्रण की बजाय सस्ता टाइल चिपकाने वाला इस्तेमाल किया गया, जो काफी सस्ता है। और सबसे पहली दीवार के लिए तो बिल्कुल साधारण प्लास्टर मिक्सचर का इस्तेमाल किया गया था। ये तो सबसे सस्ते टाइल चिपकाने वाले से भी सस्ता है। सूखने के बाद और गर्म मौसम में यह काफी जल्दी हो जाता है। मैं तैयार किए गए हिस्सों को पलट देता हूं। मैंने पूरी क्यारी में मिट्टी को फावड़े की ब्लेड जितनी गहराई तक निकाला और जरा पहली दीवार लगेगी वहां 30 सेमी गहरा किया।
मैं आदत के काम दोहराता हूँ और जल्दी ही इस अभिनव ऊंची गर्म क्यारी के हिस्से तैयार हो जाते हैं। तो हुआ ये कि लगभग 2 साल बीत गए हैं और अब मुझे याद भी नहीं है कि मैंने किस दीवार पर क्या लगाया था। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कहीं भी परत उखड़ने का नामो निशान नहीं है। सोचने लायक बातें हैं। फिर भी एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइरीन फोम के निर्माता सलाह देते हैं कि उनके मटेरियल को उसी के लिए बनी मिक्सचर से प्लास्टर करें। इनमें पॉलीमर एडिटिव्स होते हैं जो सतह से चिपकने में मदद करते हैं। जमीन से बाहर निकली हुई जो किनारे की दिखने वाली हिस्से हैं, उन्हें मैंने 32 सेंटीमीटर रखने का फैसला किया। यह तैयार किए गए टुकड़ों की चौड़ाई से थोड़ा ज्यादा है। मैं इस दूरी को लंबी हिस्सों पर निशान लगाकर संदर्भ के लिए चिन्हित करता हूं। मैंने यह भी एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइरीन फोम का इस्तेमाल करने का फैसला क्यों किया? सबसे पहले ये सामग्री बिल्कुल भी सड़ती नहीं है, जैसे कि लकड़ी की तख्तें सड़ जाती हैं। पहली पट्टी को बिना किसी समस्या के स्थापित कर लिया और स्तर के अनुसार बराबर भी कर लिया, इसलिए अगली पट्टी लगाने के लिए नाली खोद दी। समय का इस पर लगभग कोई असर नहीं होता। इसकी घोषित सेवा अवधि कम से कम 50 साल है। पॉलीस्टाइरीन फोम का मुख्य खतरा सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं। कांच की जाली से मजबूत प्लास्टरिंग फोम्ड पॉलीस्टाइरीन को हमारे सबसे नजदीकी तारे की किरणों से पूरी तरह बचाती है और इसे मजबूत मिश्रित सामग्री बनाती है। पॉलीस्टाइरीन फोम के उपयोग का दूसरा कारण खुद गर्म क्यारी के काम करने के सिद्धांत में छिपा है। मैं छोटे किनारे को चिपकाकर सेल्फ टैपिंग स्क्रू से अस्थायी रूप से फिक्स कर रहा हूँ। चिपकाने के लिए सामान्य माउंटिंग फोम भी चल जाएगा, लेकिन पॉलीयूरेथेन चिपकाने वाला फोम के साथ काम करना ज्यादा आसान है। यह काफी कम फैलती है। यह गर्म शब्द इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इन क्यारियों में डाले गए मोटे और बारीक ऑर्गेनिक पदार्थ सड़कर बहुत जल्दी गर्मी छोड़ने लगते हैं और कई साल तक परमाणु रिएक्टर की तरह गर्मी देते रहते हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं, गर्म मिट्टी गर्मी पसंद करने वाली फसलों की बढ़ोतरी के लिए बहुत अच्छी होती है, खासकर हमारे बेलारूस के अस्थिर मौसम में। अंदर बाहर कोनों को भी वही सामग्री लगाकर मजबूत किया है। एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइरीन फोम एक बेहतरीन इंसुलेटर है और ऐसी गर्म क्यारी में गर्मी का नुकसान काफी हद तक कम हो जाएगा। इससे हम एक साथ 2 काम कर लेते हैं। लगभग स्थायी बॉर्डर मिलते हैं और गर्म क्यारी की थर्मल इंसुलेशन भी बेहतर होती है। एक तीसरा बड़ा फायदा भी है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। आगे के काम आप आंगन में सफाई करते हुए भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक के लिए बेकार लकड़ी की पट्टियां बढ़िया हैं। मैं 2 सड़े पैलेट खोल रहा हूँ। पूर्वी स्लाव, जिनमें हम बेलारूसी भी हैं, मुझे लगता है वे चीजें जमा करने और बेकार चीजें फेंकने से डरने के कारण बहुत सामान इकट्ठा करते हैं। कहते हैं इकट्ठा करना मुश्किल है, पर फेंकना और भी मुश्किल। ये शौचालय बहुत पहले ही बेकार हो गया था, लेकिन इसका ढांचा अब भी खड़ा है। दिल पर पत्थर रखकर मैंने आखिरकार हिम्मत जुटाई और उस जर्जर इमारत को गिरा दिया, खुद को ये दिलासा देते हुए कि इसकी सामग्री किसी अच्छे काम में आएगी। सबसे मोटा जैविक पदार्थ बिछा दिया गया है। ये न केवल जैविक पदार्थ है, बल्कि एक अवरोध भी है जो जमीन के अंदर से आने वाली ठंड को रोकने के साथ साथ जल निकासी का भी काम करेगा। ये हमारी पहली नवोन्मेषी क्यारी नहीं है। YouTube चैनल पेस्नी याशी कोस्याका पर मेरा वीडियो है, जिसमें मैंने ईंटों के टुकड़ों से ऊंची गर्म क्यारी बनाई है। उस वीडियो ने इंटरनेट को हिला कर रख दिया। 3.5 मिलियन व्यूज मिले और सबसे बड़ी बात, उस वीडियो की वजह से मेरे चैनल पर 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर आ गए। और ये अब मजाक की बात नहीं है। ईंटों को मैंने 2 कतारों में लगाया, बिल्कुल भी सीमेंट या मसाला इस्तेमाल नहीं किया। ईंटों के बचे हुए टुकड़ों से बनी क्यारी में एक अलग सिद्धांत काम करता है। दिन में ईंटें गर्मी को अपने अंदर समेट लेती हैं और ठंडी रात में उसे छोड़ देती हैं। इस तरह वे एक तरह से ताप संचायक और सूर्य की गर्मी को गहराई तक पहुंचाने वाले माध्यम बन जाती हैं। तब लकड़ी के तख्तों के बिना काम नहीं चला। स्क्रू से कसी हुई तख्तें ऊपर की ईंटों को थामे हैं। नीचे की कतार 2/3 जमीन में गड़ी है, इसलिए वो भी हिल नहीं सकती। अक्सर देखा गया है कि बड़े पत्थरों के पास पौधे और घास तेजी से बढ़ते हैं। इस साल इन क्यारियों को 7 साल हो गए हैं। एक क्यारी फुटपाथ की टाइल्स से, दूसरी लाल ईंटों के टुकड़ों से बनी थी। इन लकड़ियों का मिट्टी से संपर्क न होने से ये टिकाऊ रहती हैं। हम अपनी सभी क्यारियों से बहुत संतुष्ट हैं। यहाँ तक कि वह बुरादा भी काम आ गया, जिसे मैं लकड़ी के बुरादे वाले कंक्रीट के लिए बचा कर रख रहा था। लेकिन एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइरीन फोम का इस्तेमाल करने वाले कहीं ज्यादा असरदार तरीकों ने उसे हमारे बेहद कम बजट वाले निर्माण में भी बेकार बना दिया।
अब हमारे नए गर्म बेड की मोटी जैविक सामग्री बनेगी। अब मैं इसमें जीवित बायोमास डालूंगा। यह सच में जीवित है क्योंकि सब हिल रही है। पतझड़ में हमने बगीचे की छटाई की थी और पुरानी स्लाव परंपरा के अनुसार सारी टहनियों को आग के हवाले किया जा सकता था। जैसे हमारे पूर्वज प्राचीन स्लाव लोग पहली नजर में बेकार लगने वाली चीजों को आग के हवाले कर देते थे। अगर कोई चीज बाधा बन रही है तो उसे वहीं डाल दो जहां जगह है। ऐसा करना आसान भी था और तेज भी, पर मैं आनुवंशिक स्मृति के बहकावे में नहीं आया, क्योंकि मैं भविष्य को वैज्ञानिक नजरिए से देखना सीख रहा हूं। मोटी टहनियों को बारबेक्यू के लिए जलावन लकड़ी बना लिया गया। बाकी टहनियों को गार्डन श्रेडर से काटकर छोटा कर दिया गया। अब यह शानदार चूर्ण उपयोगी तत्वों का खजाना बन जाता है। ये आउटडोर टॉयलेट भी उसी सामग्री और तरीके से बना है जैसे मैं क्यारी बना रहा हूँ। ऊपर ईंट की चिनाई की नकल की बनावट लगाई गई है। 2 साल हो गए हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। हमारा बागवानी श्रेडर एक धीमी गति की कटर से लैस है, जो सिर्फ टहनियों को टुकड़ों में नहीं काटता बल्कि उन्हें चपटा भी कर देता है और वे तुरंत लंबी रेशों में बिखर जाते हैं। कटी हुई टहनियां और पत्ते सिर्फ एक सर्दी भर पड़े रहे और उनमें पहले ही कीड़े, छोटे छोटे कीट और मकड़ियां आ गईं। बहुत सुंदर। ऊंची क्यारियां सतह से ऊपर होने के कारण वसंत की धूप में जल्दी गर्म हो जाती हैं और बाकी ठंडी जमीन से अलग रहती हैं। अब छोटी जैविक सामग्री की बारी आती है। इसके लिए मैं कंपोस्टर के बीच और ऊपर की सामग्री लेता हूं। इसमें मुख्य रूप से आंशिक रूप से सड़ी हुई घास, पत्ते और अन्य पौधों के अवशेष होते हैं। नीचे से निकला शुद्ध ह्यूमस मैंने अलग रखा। इसे सबसे ऊपर की परत में डाला जा सकता है या फिर न भी डालें और इसे बगीचे के अन्य हिस्सों में इस्तेमाल किया जा सकता है। बाहरी किनारों से मिट्टी को दबा दिया ताकि वे फैले नहीं। सबसे ऊपर की परत के रूप में निकाली गई मिट्टी को वापस डालता हूं। कोशिश करता हूं कि उल्टी क्रम में डालूं ताकि पुरानी क्यारी की ऊपरी मिट्टी नई क्यारी की भी ऊपरी परत बन जाए। ऐसा करने से सबसे ऊपर की परत में रहने वाले बैक्टीरिया और गहराई में रहने वाले बैक्टीरिया की अदला बदली नहीं होनी चाहिए। हम ऐसी क्यारियां नहीं खोदते क्योंकि इनमें मिट्टी भुरभुरी रहती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइरीन फोम सबसे सस्ती सामग्री नहीं है। मैं सहमत हूं, लेकिन कई वर्षों में इसका खर्च बांटें तो क्यारियों की सामग्री जैसे प्लास्टर मिक्स और ग्लास फाइबर जाल लगभग मुफ्त हो जाती है। और आखिरकार पारंपरिक रूप से इन कामों के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की पट्टी भी बिल्कुल सस्ती नहीं है। उसे समय समय पर पेंट से सुरक्षा की जरूरत होती है और फिर भी वो काफी कम टिकाऊ होती है। हमारे गांव के पास बहने वाली नदी वसंत में 2 बार उफनी, मार्च में बर्फ पिघलने और मई में तेज बारिशों से, जब सब कुछ हरा भरा था। हमारे घर के तहखाने में पानी आ गया, जो खाने पीने का सामान भीगने ही वाला था। यह पानी तभी आता है जब नदी उफान पर होती है और ऐसा हर साल नहीं होता। इस मुफ्त पानी का इस्तेमाल मैंने क्यारी में सिंचाई के लिए किया। पिछली क्यारियों में हर बिछाए गए परत को अलग अलग सिंचाई करता था, लेकिन इस बार मैंने सभी परतों को एक साथ एक ही बार में सिंचित कर दिया। पत्नी ने कहा कि मैंने यहां गलती की क्योंकि मैंने बहुत कीचड़ कर दी। इंजीनियरिंग के लिहाज से यह क्यारी की दीवारों की मजबूती की अच्छी जांच है और वे इस परीक्षा में खरे उतरे। पूरी तरह भीगी मिट्टी हल्की गीली मिट्टी से ज्यादा भारी होती है। बस क्यारी पूरी तरह से पौध लगाने के लिए तैयार है। इस साल इसमें टमाटर उगेंगे।
मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ। हमने देखा है कि गर्म क्यारियां पहले साल नहीं बल्कि दूसरे साल से पूरी क्षमता से काम करने लगती हैं। पहले साल भी फसल अच्छी थी। कुत्ते का हाव भाव ऐसा है जैसे उसने शरारत की हो। किसने खोदा? किसने खोदा? जो कुछ भी मैंने बताया वो सब पिछले साल रिकॉर्ड किया गया था। ऐसे ही हमारी एक्सपेरिमेंटल इनोवेटिव गर्म क्यारी ने एक्सट्रूजनल फोम से सर्दी काटी थी। 1 साल बीत गया है, लेकिन सब कुछ बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे अभी अभी बनाया गया हो। किनारे वैसे ही सीधे हैं, कहीं भी कोई दरार नहीं आई है और मजबूत करने वाली परत हर जगह मजबूती से और भरोसेमंद तरीके से टिकी हुई है। और नए बागवानी सीजन के लिए मुझे ये स्वचालित सहायक लेने का मौका मिला। ग्रीनवर्क्स G40 GCK4 गार्डन ट्रॉली में मैं बैटरी लगाता हूँ, चालू करता हूँ, अनलॉकिंग बटन दबाता हूँ, एक्सीलेटर घुमाता हूँ और ट्रॉली बहुत अच्छे से चलने लगती है। ये बैटरी मेरी ग्रीनवर्क्स चेनसॉ और कई अन्य बागवानी उपकरणों के लिए भी उपयुक्त है, जिन्हें मैं भविष्य में खरीदना चाहता हूँ। मैं आपको तीसरा बड़ा फायदा दिखाना चाहता हूँ, जो पहले दो के साथ एक ही बार में मिल गया। ऐसी क्यारियों की सजावट के लिए बहुत सारी सस्ती निर्माण सामग्री उपयुक्त होती है। मैं टाइल चिपकाने वाले गोंद और थर्मल इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले गोंद के बचे हुए हिस्सों का उपयोग करता हूँ, जो पिछली निर्माण योजनाओं से बच गए थे। सामान्य निर्माण रेत की भी जरूरत होगी। ग्रीनवर्क्स गार्डन ट्रॉली में असली कार जैसा डिफरेंशियल वाला ड्राइव एक्सल है, जिससे संचालन बेहतर होता है। इसकी लोडिंग क्षमता 100 किलोग्राम है। ऐसा भार मैं बिना किसी मेहनत के आसानी से ले जाता हूँ। मैं जाली की पतली पट्टियां काटता हूँ ताकि असुरक्षित किनारे मजबूत हो सकें। ऊंची गर्म क्यारी ने साल भर की परीक्षा और कई जमने गलने के दौर सफलतापूर्वक पार कर लिए हैं। अब मैं निडर होकर इसकी सजावट शुरू करता हूँ। जो लोग यह प्रयोग दोहरा रहे हैं, उन्हें 1 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं हर काम अधिकतम बचत के साथ करता हूँ। जो माली कड़ी बचत नहीं करते, वे किनारे के लिए 50 mm की सीवर पाइप ले सकते हैं, जो शानदार लगेगी। इसे आरी से काट कर तैयार करें। मैंने यह किनारी हमारे ग्रीष्मकालीन शावर की घर में बनाई गई 300 लीटर टंकी में इस्तेमाल की थी। पूरे शावर, डोम या तिस्याचा डॉलर प्रोजेक्ट की दीवारें और बाहर का टॉयलेट सब क्यारी तकनीक से बने हैं। शावर दरवाजे की चौखट सीवेज पाइप से बनी है। पेंट करने पर यह काफी समय तक चलेगी। क्यारी शावर नहीं है तो मैं पाइप के बिना ही काम चला लूंगा। सीमेंट युक्त मिश्रणें अपनी पूरी मजबूती 28 दिनों के बाद हासिल करती हैं। और चूंकि अब एक पूरा साल बीत चुका है, तो इन्हें अब वैसे नहीं काटा या तराशा जा सकता जैसे पहली बार जमने के बाद किया जाता है। मैं असली प्राकृतिक पत्थर की संरचना का अध्ययन कर रहा हूँ। हमारे मुख्य घर का प्लिंथ और घर के चारों ओर की पट्टी इसी से ढके हुए हैं। मैंने बगीचे की पगडंडी भी प्राकृतिक पत्थर से ही बनाई है। $1000 वाला घर, टॉयलेट और शावर की दीवारों पर ईंट की बनावट थी। क्यारी में मैंने कुछ नया करने का सोचा। इसी बीच धीरे धीरे वसंत अपने रंग में आ रहा है। तैयार किए गए मिश्रण में मैं भरपूर मात्रा में रेत मिला रहा हूं। जब मैंने पहली बार प्राकृतिक पत्थर की बनावट बनाई, तो मुझे लगा कि आर्ट कंक्रीट बनाने वाला पेशा शायद गलती से बना होगा। मुझे लगा कि जिसने बचपन में गर्मी में रेत के किले बनाए हैं, वो ये काम आसानी से कर सकता है। वैसे भी सीमेंट मिश्रण से आकार बनाना नदी की गीली रेत से आसान है। मुफ्तखोर आर्ट कंक्रीट वाले शायद हमारे आलस और खुद काम न करने की अनिच्छा का फायदा उठा रहे हैं। अब ये लोग समझदारी का दिखावा कर रेत सीमेंट मिलाते हैं, उसमें गुप्त चीजें डालकर अपने भाव बढ़ाते हैं। मुझे लगता है टाइल गोंद और थर्मल इंसुलेशन मिश्रणों में सभी जरूरी चीजें पहले से होती हैं। पहला कदम उठाने के लिए इनका इस्तेमाल सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद है। मुझे पूरी टेक्सचर के लिए सिर्फ 1.5 बाल्टी मिश्रण चाहिए था, जिसमें आधा रेत था। ये काम संतोषजनक है,
और नसों को शांत करता है। रेत के साथ मैंने ज्यादा कर दिया था और अब उसका ज्यादातर हिस्सा वापस ढेर में डाल रहा हूं। आगे मुझे एक बहुत साधारण खुद बनाया हुआ औजार चाहिए जिससे मैं परत लगाने के कुछ घंटे बाद काम शुरू कर सकूं। यह मौसम देखना पड़ता है। मार्च में ठंड के कारण अगला दिन भी मिश्रण पूरी तरह नहीं जमा था। आखिरकार ये सिर्फ एक क्यारी है, इसलिए मैं कम मेहनत करता हूं। स्पैटुला से खुरचकर ब्रश से साफ किया। मुझे लगता है इतना काफी है। समय पर रुकना जरूरी है क्योंकि सबसे अच्छा ही अच्छे का दुश्मन होता है। ये ठीक रहेगा। बारिश की संभावना बताई गई थी, इसलिए धीरे धीरे सूखने वाले मिश्रण को बहने से बचाने के लिए मैंने उसे प्लास्टिक शीट से ढक दिया। बारिश की उम्मीद थी, पर बर्फ गिरी। अच्छी बात यह रही कि अब ठंड नहीं थी, वरना ऐसे काम बेकार हो सकते थे। 0 से ऊपर का तापमान की जरूरत होती है। कुछ दिनों में सब कुछ जमकर सूख गया। प्राकृतिक पत्थर काफी गहरे रंग का है। महंगे टोनिंग कलर के लिए ज्यादा पैसे खर्च न करने के लिए मैं लकड़ी, पत्थर, ईंट और प्लास्टर पर सजावटी सुरक्षात्मक फिनिशिंग के लिए इम्प्रेग्नेटिंग एंटीसेप्टिक एक्रिलिक वार्निश का इस्तेमाल करता हूं। यह बहुत ही बहुउद्देशीय मिश्रण है। रंग वेंगी है। निर्माण सामग्री की दुकान के एक अनुभवी सलाहकार ने बताया कि पेशेवर लोग जो कंक्रीट की बाड़ को पेंट करते हैं, वे भी यही इस्तेमाल करते हैं। वार्निश बिल्कुल सही है। पहली परत से ही रंग गहरा है, इसलिए दूसरी परत नहीं लगाऊंगा। जोड़ों को गारे के प्राकृतिक रंग में छोड़ रहा हूं। मुझे ये अच्छा लगा। YouTube चैनल पेसनी याशा कोस्याका पर दिखाया गया प्रोजेक्ट $1000 में घर नाम से ही पता चलता है कि इसका बजट कम है। मैंने इसमें सस्ते नकली लकड़ी के फ्रेम और गर्म छत की सस्ती सामग्री का उपयोग किया। मैंने खिड़कियों के ऐसे विकल्प तैयार किए जिन्हें आसपास की चीजों से लगभग बिना औजारों के बनाया जा सकता है। पैनलिंग के बचे टुकड़ों से एक साधारण दरवाजा और लकड़ी व कंक्रीट के बिना इंसुलेटेड फर्श भी। कई सस्ते तरीके अपनाए और दिमाग में लगातार नए सस्ते तरीके आते रहते हैं। इसी वजह से मैं अभी रुक नहीं पा रहा हूं और इस प्रोजेक्ट को खत्म नहीं कर पा रहा हूं। मुझे उन प्रोजेक्ट्स की भी याद आती है जो इतने कम बजट वाले नहीं थे और जिन्हें मैंने पहले चैनल पर कवर किया था। बहुत से दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे ही कॉम्पैक्ट सस्ती सौना, स्नान कुंड या स्विमिंग पूल बन सकता है। मुझे अंदर से महसूस होता है कि यह संभव है, लेकिन इसे प्रैक्टिकली आजमाने के लिए मेरे पास पूंजी नहीं है। उदाहरण के लिए, ऐसी सौना सस्ती होने पर भी घर के लिए $1000 वाले टॉयलेट या शॉवर से काफी ज्यादा महंगी पड़ेगी। अतिरिक्त सुरक्षित इंसुलेशन के लिए गर्म भाप वाले कमरे में एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइरीन फोम से भी बेहतर मटेरियल्स की जरूरत होती है। स्नान कुंड और स्विमिंग पूल के लिए अतिरिक्त भरोसेमंद वाटरप्रूफिंग चाहिए होती है। मैंने फैसला किया और अपने YouTube चैनल पर स्पॉन्सरशिप फीचर चालू कर दिया। अब जो भी चाहें वे ऐसे प्रयासों को, जैसा कि कहते हैं, सिर्फ शब्दों और लाइक से ही नहीं बल्कि और भी तरीकों से समर्थन कर सकते हैं। बहुत ही मामूली राशि देकर स्पॉन्सर बनकर आप न सिर्फ सभी के लिए जरूरी इनोवेशन को सपोर्ट करेंगे बल्कि आपके कमेंट्स पर खास बैज भी दिखेंगे
जिन्हें मैंने खुद डिजाइन करके अपलोड किया है। हम अपने हीरोज को पहचान सकेंगे और भी कुछ अच्छे बोनस भी मिलेंगे। आप कभी भी स्पॉन्सरशिप छोड़ सकते हैं। जो लोग चैनल को एक मुश्त सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने सुपर थैंक्स फीचर चालू कर दिया है। इससे हमें सिर्फ फायदे मिलेंगे। स्पॉन्सर्स को सीधे तौर पर भागीदारी का संतोष मिलता है। जो दर्शक अभी तैयार नहीं हैं या पहले से ही अपने पसंदीदा चैनलों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, उन्हें और भी बेहतर और काम का कंटेंट मिलेगा। मैं हमेशा पूरी ताकत से प्रयास करता हूँ। मत खींचो, मैं नहीं खींच रहा हूँ। अरे रुको, रख दो। क्या हुआ? रूस के दर्शकों के लिए प्रायोजन सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप चैनल को बूस्टी सेवा के माध्यम से भी समर्थन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के नीचे है। वहां भी उतने ही सुखद पल हैं। ये वैसा नहीं है जैसे जब पैसे कार्ड पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और सिर्फ ब्लॉगर ही चुपचाप आभारी रहता है। अब हम सभी नायकों को देख और पहचान सकते हैं। यह बहुत जरूरी है। पहले से ही बहुत बहुत धन्यवाद। उस वीडियो में जिसमें ईंटों के टुकड़ों से बनी क्यारी ने इंटरनेट को उल्टा पुल्टा कर दिया था, कुछ दृश्य थे जिनमें मैं सॉसेज भून रहा था। तब मैंने कहा था कि ये हमारी खास आलू की सॉसेज हैं। बेलारूसी भाषा में इसे बुल्बियाना किश्का कहते हैं। टिप्पणियों में रेसिपी के बारे में सवालों की बाढ़ आ गई, लेकिन मैंने थोड़ा सा चालाकी की थी। तब मैंने ऐसी सॉसेज बनाई थी जिसमें मांस आलू से ज्यादा था। असली बुल्बियानाया किश्का हम थोड़ी देर बाद बनाने लगे। मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूं और बहुत संक्षेप में बहुप्रतीक्षित रेसिपी पेश करना चाहता हूं। हमें थोड़ा सा सूअर की छाती का मांस, प्याज, उससे काफी ज्यादा आलू, सूअर की आंत, मसाले चाहिए होंगे। हम सूअर की छाती का मांस काटते हैं, तवा गरम करते हैं और भूनना शुरू करते हैं। मसाले स्वादानुसार डालते हैं। आलू की सॉसेज मांस वाली सॉसेज से ज्यादा फायदेमंद और काफी सस्ती है, जबकि दिखने में लगभग वैसी ही है। प्याज काट कर डालते हैं और भूनना जारी रखते हैं। मैं तो भूल ही गया था, एक अंडा भी चाहिए होगा। ये मेहमानों के लिए बढ़िया डिश है, और ऐसा इसलिए नहीं कि इसे परोसने में कोई अफसोस नहीं होता, बल्कि इसलिए कि ये बहुत स्वादिष्ट है। एक सच्चे बेलारूसी के रूप में मानता हूँ कि स्वाद और कैलोरी में बुल्बियानाया किश्का मांस वाली सॉसेज से कम नहीं है। आलू को उसी तरह की पेस्ट में बदलते हैं जैसी बेलारूसी ड्रानिक, यूक्रेनी देरुन या रूसी आलू के पैनकेक के लिए बनाई जाती है। ये ऐसी सपाट होनी चाहिए। पत्नी कहती हैं, सॉसेज ज्यादा न भरें, नहीं तो बुल्बियाना किश्का तलते समय फट सकती है। बेलारूसियों द्वारा संरक्षित प्राचीन स्लाविक बुल्बियाना किश्का की रेसिपी। जंगली मशरूम वाले बेशमेल सॉस के साथ या खट्टी मलाई के साथ खाएं। यह सच में बहुत स्वादिष्ट है। खाना स्वाद लेकर खाइए और खुशी खुशी बचत कीजिए। बड़ा सा लाइक जरूर दबाइए। पेसनी याशी कोसिया का चैनल और मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां मैं दोस्त मारिक के साथ कम बजट में दूर दराज देशों की यात्रा करता हूं और कठिन हालात वाली जगहों पर खाना बनाता हूं। मेरे ड्ज़ेन व टिकटॉक को भी फॉलो करें। सारे लिंक वीडियो के नीचे हैं। घंटी भी जरूर दबाएं। मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। दुनिया में शांति हो। धन्यवाद।